तो रेकी से मुझे लगा कि रेकी से भी हम उपचार कर सकते। मन हमारा उपचारक है। मन उपचारक कैसे है? उस समय हमारी जो बॉडी केमिस्ट्री वो चेंज हो, जितने भी अल्टरनेटिव थेरेपी से कैंसर ठीक करने का दावा करते हैं सब ठीक होते हैं। जो भाव बदले जाते हैं ना, वो शांत स्थिर अवस्था में कुछ है नहीं। तो मैं यही कर सकता हूँ, आर्टिकल लिख सकता हूँ, 1000 शब्द को आप BAJAR लिखे, BAZAR तो लिख ही कौन सकते सा हैं। पेड़ पौधा उसके बाद पूरी जानकारी भी रखते हैं। स्वागत में हिलती है नन्ही नन्ही पत्ती। हम शारीरिक कर्मों द्वारा उस मानसिक अवस्था की तरफ ज्यादा पास जा पाते हैं। अभी आ जाए तो बड़े कोई पढ़ाते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस तरह की अनेक लोकोक्तियां कहावतें दुनिया भर में प्रसिद्ध है, प्रचलित, जो कि हमारे मन मस्तिष्क की जो शक्ति है, अपार शक्ति, उसके बारे में बताता है, उसका आभास दिलाता है। ऐसी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मन द्वारा उपचार, जिसमें मन की शक्तियों द्वारा शारीरिक रोगों के उपचार की बात बताया गया है। इस पुस्तक के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। इनके जो लिखने वाले हैं आज हमारे साथ हैं, हमारे गेस्ट हैं आज के पॉडकास्ट में, श्री सीताराम गुप्ता सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। ये आपकी जो किताब है मन द्वारा उपचार, इसके बारे में बातें तो बहुत कुछ करना है, लेकिन जब मैं पहले बार पढ़ी इसको तो सच में जो मेरे मन में पहला आया था विचार, इसमें बहुत सारे किताब जो उपचार पद्धतियों का आपने विश्लेषण किया है, अध्ययन किया है, उसके बाद लिखा है इसको। तो इतने सारे उपचार पद्धतियों का विश्लेषण, वो भी उस समय जब इंटरनेट इतना प्रचलित नहीं था, तो ये विचार कैसे और कैसे आपने क्या टेक्निक अपनाया इसके लिए? जो उपचार की बहुत सारी पद्धतियां हैं, वो पहले भी थी, अब भी हैं, और इंटरनेट के ज़माने में थोड़ा सा आसान हो गया है। बाकी पहले भी पुस्तकें थी और साधक लोग थे जो इस तरह के प्रोग्राम करवाते थे। तो जब मैं इससे परिचित हुआ, इस विषय से परिचित हुआ, तो मेरे मन में भी एक इच्छा हुई कि मैं भी बहुत सारी इस तरह की पद्धतियों को सीखूं, हो सकता है मेरे ऊपर भी काम करें। तो मैंने भी काम शुरू कर दिया। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि कहाँ से मैं शुरू करूं। तो उस समय बेशक मीडिया नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी पूरी मिलती रहती थी। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता था, तो इस तरह की चर्चाएं भी होती थी। तो जो भी ध्यान से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता था तो मैं पहुंच जाता था प्रोग्राम देखने के लिए। मैंने सुना है कि ये आप किसी पेपर के लिए आपने ये बनाया था, प्रेजेंट करने के लिए। तो जी, पहले तो ये दरअसल ये विषय जो मन द्वारा उपचार था, एक आर्टिकल के रूप में लिखा गया था, एक टेक्निकल पेपर के रूप में। तो टेक्निकल पेपर लिखने के दौरान मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी और उन किताबों से जो चीज थी मैंने निकाली। व्यवहारिक रूप से भी कुछ अनुभव किया है इन उपचार पद्धतियों जी जी, का? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे आप जानते भी हैं। हाँ जी जी। तो इसमें सबसे प्रमुख तो योग ही है। तो योग की बहुत सारी कक्षाएं की मैंने, और उसके बाद विपश्यना है, दूसरी चीजें हैं। विपश्यना से संबंधित नाम बहुत सारे हैं, लेकिन वो विषय लगभग एक ही है, मूल तत्व सब में एक ही है। तो मुख्य रूप से मैंने योग, विपश्यना, विपश्यना के प्रोग्राम किए 10 दिन के, 12 दिन के। और इसके बाद रेकी में मैंने मास्टरशिप की, रेकी मास्टर का कार्यक्रम किया मैंने। तो रेकी से मुझे लगा कि रेकी से भी हम उपचार कर सकते हैं, और वो भी मन द्वारा उपचार की श्रेणी में ही आता है। तो इस तरह जितनी भी वर्कशॉप उन दिनों होती थी, जितनी कार्यशालाएं होती थी, तो वो मैं लगभग 8-10 सालों तक मैं लगातार जाता रहा। जहां भी मुझे अवसर मिला मैं गया। तो पूरा श्रम का कार्य आपने अच्छे से विश्लेषण किया और शोध करने के बाद ये लिखा। हाँ, ये तो मैं कह सकता हूँ कि कोई काल्पनिक चीज नहीं है, जो मैंने अनुभव की वही लिखी है। तो आपने मनोदैहिक जो संबंध है मन का देह से, जी जी इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बेसिक जो है आपको उपचार का पद्धति का यही है। जी जी। जब मन द्वारा उपचार की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मन हमारा उपचारक है। मन उपचारक कैसे है कि जो बीमारियां होती हैं सारी पहले मन में उत्पन्न होती है, शरीर में बाद में आती है। मन में क्या होता है? थॉट, विचार। जो विचार होते हैं, नकारात्मक विचार हैं, वो हमें डाउन करते हैं। सकारात्मक विचार हमें उत्साह प्रदान करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और यही चीज बीमारियों के विषय में भी कह सकते हैं हम। यदि बीमारियों के विषय में हम हमारे नकारात्मक विचार हैं, यदि कई लोग तो सोचते रहते कभी मुझे ये बीमारी ना हो जाए, और सचमुच हो जाती है।
और कई लोग बहुत ठीक नहीं होते, इसके बाद सोचते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है इसका। ये बात नहीं है कि हमारे सोचने से क्यों होता है, ये प्रश्न उठता है कि हम यदि सोचे कि हम बीमार नहीं है या हम अच्छे हो रहे हैं तो उससे क्यों होता है। कारण ये है कि जब हम सोचते हैं उसी हिसाब से हमारा, उसके दो प्रभाव होते हैं। जब हम विचार करते हैं तो दो प्रभाव होते हैं। एक तो हम जो कुछ करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। दूसरा, जब हम विचार करते हैं तो शांत स्थिर अवस्था में होते हैं, मेडिटेशन की स्थिति में होते हैं। और मेडिटेशन की स्थिति में जब हम होते हैं ना, उस समय हमारी जो बॉडी केमिस्ट्री वो चेंज होती है। हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है जो हमें हील करते हैं, हमें सुकून प्रदान करते हैं, रोगों से मुक्ति प्रदान करते हैं और रोगों से रक्षा करते हैं। ऐसे हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। आपका जो पहला ही चैप्टर है, अपना उद्धार स्वयं करें, इसी को मैं इस सेंस में कह सकती हूँ किताब में कि अपना उपचार स्वयं करें। जी जी। तो पहले तो आपने कहा मनोदैहिक, मतलब प्रिवेंशन को पहले, जी। जैसे योग भी इसी सिद्धांत पे है, तो इसे थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, अपना उद्धार स्वयं करें। ये गीता में एक श्लोक दिया हुआ, दरअसल ये शीर्षक दिया था मैंने उस टाइप उसका टेक्निकल पेपर का। टेक्निकल पेपर में उसके भी स्पेशल वो थे, मार्क्स थे। तो ये मैंने आर्टिकल लिखने के बाद मैं विचार करता रहा कि इस पर क्या दिया जाए, क्या किया जाए। थोड़ा सा मैं डीप में बैठा तो एकदम ये फ्लैश कर गया। उद्धरेत आत्मनात्मानम, ये श्लोक है गीता में। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मेव हयात्मनो कुंभीरात्मेव विभुरात्म। तो कहा मनुष्य अपना शत्रु स्वयं है, अपना मित्र भी स्वयं है। जब वो अपने लिए पॉजिटिविटी की बात करता है तो वो मित्र है, अदरवाइज शत्रु है। तो ये चीज है कि हम अपने शत्रु ना बने, हम अपने मित्र बने, और वो सोच द्वारा ही संभव होगा, अच्छी सोच द्वारा। साधना से संबंधित भी एक चैप्टर है आपके किताब। तो साधना, बहुत लोग सोचते हैं कि आंख बंद करके बैठने का मतलब है साधना, आप इसको कैसे लेते हैं? साधना में आंख तो बंद करनी ही पड़ती है। बाकी वो क्या होता है कि आंख बंद करने और अंदर से शांत ना हो तो ऐसी साधना का कोई महत्व नहीं है। वैसे हम यदि मेडिकली देखें, यदि हम बैठे हैं और यदि हम आंख भी बंद कर लें तो हम काफी डीप लेवल में चले जाते हैं। लेकिन यदि हम आंख बंद कर लें और विचार हमें उत्तेजित कर रहे हैं तो ऐसे आंख बंद करने का कोई लाभ नहीं होता। आंख बंद करना कोई वो नहीं है, लेकिन आंख बंद करने का अपना महत्व है। यदि हम साधना करना चाहते हैं ना, तो आंख बंद करके ही बैठे, उससे हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा डीप लेवल। क्या विचार शून्यता कहते हैं, या किसी एक चीज पर विचार को केंद्रित करना, साधना कैसे देखें? ये साधना वैसे तो बहुत आसान विषय है और वैसे बहुत मुश्किल विषय है। तो बड़े बड़े लोग तो बात करते हैं तो फिर आदमी, हम हमारे जैसे सामान्य लोग सोचते हैं जी, मैं सामान्य लोगों के लिए तो ये तो बहुत मुश्किल चीज है। बाकी ये जो विचार शून्यता कोई चीज नहीं होगा। जब विचार शून्य हो गए आदमी तो फिर वो तो कहीं भी देखिए तो स्टेग्नेशन की स्थिति हो गई। हम चल रहे हैं यार, एक जगह खड़े हैं, तो हम पहुंचेंगे कैसे? तो विचार तो होना ही चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि साधना में विचार को सुधारना ही होता है। विचारों की शुद्धि ही साधना है। यदि विचारों की शुद्धि नहीं की तो साधना कैसे? आपका एक चैप्टर है, मैं आज आपकी और भी बहुत सारी रचनाएं, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन आपकी जो प्रमुख रचना है मन द्वारा उपचार पे ही मैं अभी बात कर रही हूँ। इसका एक चैप्टर है निश्चयात्मक स्वीकारोक्ति की तकनीक। हाँ, निश्चयात्मक स्वीकारोक्ति। जी, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं। ये देखिए एक पूरा प्रोसेस, यदि आप पुस्तक पढ़ेंगे ना पूरी, तो पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो उसमें स्वीकारोक्तियां कब की जाती हैं? हम जो चाहते हैं जीवन में, चाहे वो सफलता के बारे में है, चाहे स्वास्थ्य के बारे में है, चाहे संबंधों के बारे में है, कोई भी विषय हो दुनिया का, कोई भी बात हो, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जैसा अपने आप को मनाएंगे। स्वीकारोक्ति का मतलब ये है अपने आप को कहना, कोई उक्ति स्वयं को कहना, समझाना। हम प्राय ये कहते हैं, देखिए लिखा होता है सच बोलो, झूठ मत बोलो। एक तो मत वाला वाक्य नहीं होता इसमें स्वीकारोक्ति। एक तो होता है भी सच बोलो। सच बोलो तो हम कहते हैं सच बोलो, लेकिन हम सच नहीं बोल पाते।
यदि मैं ये निश्चय कर लूं कि मैं सच बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं, तो ये स्वीकारोक्ति है। मैं स्वस्थ हूं, ये स्वीकारोक्ति। मैं ठीक हो जाऊंगा, ये स्वीकारोक्ति नहीं। स्वीकारोक्ति ये है कि हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, अपने आप को मनाते हैं, ये स्वीकारोक्ति। एफर्मेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और ये टेक्निकल चीज है पूरी रूप से, और किसी भी ध्यान पद्धति में, इवन योग में भी ये नहीं है। योग संपूर्ण ध्यान पद्धति है, लेकिन योग में भी ये चीज नहीं है। ये चीज सिर्फ एक ही ध्यान पद्धति में है, विपश्यना। वो कोई भी चीज है तो वो अपने आप को कहते हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम योग में भी इस चीज को अप्लाई करें ना, तो योग और बेटर हो सकता है, बेटर रिजल्ट दे सकता है जी। आप क्या, जो आप मन द्वारा उपचार बता रहे हैं, बीमारियों का शुरू और अंत, क्या हर तरह की बीमारियों का इलाज इसके द्वारा संभव है, या रोकथाम या कमी करना? ये देखिए, एक बात हुई थी मनोदय की। जी जी। जो मन से बीमारियां उत्पन्न होती है, उनका उपचार तो निश्चित रूप से इसमें संभव है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका उपचार, अब देखिए, कोई चीज कर तो सकते हैं हम, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा, कितना एफर्ट करना पड़ेगा, आज तक इसके परिणाम कितने निकले हैं, ये कुछ निश्चित नहीं है। अब देखिए, हम तीसरी मंजिल से कोई चीज नीचे फेंकते हैं, फेंकना आसान है, बीमारी आसान है। यदि नीचे से ऊपर फेंकना पड़ेगा, उसको उसी स्थिति में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। हो सकता है हम इसके में सक्षम ना हो, सफल ना हो। तो इसी तरह से जो बहुत सारी मनोदैहिक रोग हैं, वो भी हो सकता है कि बन होने के बाद ठीक ना हो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा से हम अपने आप को मना रहे हैं। तो मन द्वारा उपचार के लिए आपने बहुत सारी पद्धति बताया है इसमें। आई थिंक लगभग मैं काउंट की थी 70 तक पद्धति थी, जो दुनिया भर में प्रचलित है, दुनिया के अलग अलग भागों में। कुछ जापानीज तकनीक, जैसे आपने कहा, रेकी है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, भारत का योग, विपश्यना, ये सब आपने बताया ही है। तो भी आपको क्या लगता है कि हम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, आजकल लोगों के पास समय नहीं है, धैर्य नहीं है, क्या एक जीवन पद्धति हो जो बेस्ट है आपकी नजर में, या इजी है जो सभी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ? ये तो दुनिया की सबसे सरल पद्धति है, क्योंकि ये मुफ्त है, इसलिए हम इसका महत्व नहीं जानते। दूसरा, हमें सिखाया नहीं जाता। यदि हम बचपन में सिखा दिया जाए कि इस तरह से करिए, आप आराम से बैठिए, मान लीजिए क्रोध आता है तो आप उस समय बिल्कुल शांत हो गए, या आंख बंद कर लीजिए, तो क्रोध की वो जो तीव्रता है उस बहुत कम हो जाएगी। हमें सिखाया ही नहीं जाता ये चीजें। तो ये चीज तो मुफ्त है, कोई चीज है ही नहीं, इसमें कुछ पैसा लगता नहीं है। दूसरा ये होता है कि अभी आपने जो पहले प्रश्न पूछा था, क्या हर बीमारी का इलाज संभव है इससे, इस बारे में तो मैंने कई डॉक्टर से बात की, तो कुछ लोग तो कहते हैं नहीं हो सकता, कुछ लोग कहते हैं हो सकता है। लेकिन मुझे उनके जवाब अच्छे लगे जिन्होंने ये कहा कि भाई, मैं इस बारे में नहीं कह सकता, इस बारे में कभी यदि मैं अनुभव करूंगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन ये है कि असर करता है, असर कम तो या ज्यादा, अगर बहुत सीरियस असर है तो होता है। अब देखिए, कहने को तो कैंसर वाले बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कैंसर ठीक कर देते हैं, लेकिन वो जितने भी अल्टरनेटिव थेरेपी से कैंसर ठीक करने का दावा करते हैं, सब ठीक करते हैं, कोई नहीं कर पाता। यदि आदमी मतलब खुद चाहे तो कर सकता है, थोड़ा बहुत उसकी तीव्रता कम कर सकता है। उपचार के दौरान यदि हम मेडिसिन लें, दूसरी मेडिसिन जितनी भी है, एलोपैथिक मेडिसिन लें या दूसरी तरह के उपचार करें, और उसके साथ ध्यान का सहारा लें, तो उससे फायदा होता है। मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि मन द्वारा उपचार जो है, इसकी कई भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं, जिसमें मलयालम का अनुवाद है, सही है, पढ़ नहीं सकते, मलयालम में। और ये आपकी पेंगुइन से आई थी किताब, 2007 में इसका पहला एडिशन। जी, पहले ये आया था फुल सर्कल से, उसके बाद अभी पेंगुइन से। जी जी, तो इसके ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा बताएं, दूसरा वर्जन और भी कई इसके और भी किसी भाषा में हुआ है? नहीं, और किसी भाषा में नहीं हुआ।
मैं चाहता था हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया अभी तक। तो मलयालम साहित्य परिषद ने किया है इसको। ये, हाँ, ये जो केरल हिंदी साहित्य के जो निर्देशक थे, तो उनको मैंने पुस्तक भिजवाई थी, तो उनका फोन आया था कि भाई ये पुस्तक अच्छी लगी मुझे, मैं इसका अनुवाद करना चाहता हूँ। मैंने कहा करिए, करिए आप। तो कहना हम कुछ पैसा, मैंने कहा पैसा मुझे नहीं चाहिए। कहना ये प्रकाशक है मेरे पास, वो करने वाला है, तो लोगों को फायदा होगा, मुझे अच्छी लगी। तो मैंने कहा आप करिए। तो उन्होंने मुझसे परमिशन मांगी, तो मैंने दे दी और मैंने इसका अनुवाद कर दिया, प्रकाशन भी करवाऊंगा। मन द्वारा उपचार, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, एक एक पार्ट पर हमने बात की, और ये काफी अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए। मुझे भी लगता है कि हर किसी को पढ़नी चाहिए ये किताब। कम से कम एक आइडिया मिल जाएगा एक स्वस्थ जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे इन नट शेल बोलूं कि एक स्वस्थ जीवन शैली अगर कोई रखना चाहता है, शरीर और मन दोनों को, और तो आप कुछ टिप्स में कह सकती हूँ, टिप्स दे सकते हैं जो मन द्वारा उपचार, या मन द्वारा उपचार की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि प्रिवेंशन ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होता है। उपचार की जरूरत ही नहीं होती है, पहले बीमारी आने से पहले प्रिवेंट हो जाए, रोकथाम जिसको बोलते हैं हो जाए। तो इसको आप थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं कि मन द्वारा उपचार कैसे हम लोग करें, और ऐसा क्या करें कि बीमारी आए ही नहीं, एक आम आदमी। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, कि बीमारी ना आए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए हम रोकथाम यही कर सकते हैं कि हम नियमित रूप से अपने जीवन शैली का अंग बना दें ध्यान को। हम जब भी, इसके लिए जरूरी नहीं कि हम कई के घंटे तपस्या करें, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार लोग जब अशांत मन होता है तो फिर ध्यान में मन नहीं लगता है, जब बैठते हैं तो एकाग्र नहीं हो पाते। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले सोच थोड़ा सा बदला जाए। जैसा आपने कहा कि क्रोध आने पर शांत हो जाए, रिएक्ट नहीं करे, इस टाइप के जो कुछ होगा तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे टेक्निक उससे पहले के स्टेजेस में होंगे। कि क्रोध, अभी आप से कुछ देर पहले बात हो रही थी तो आपने कहा था कि जब हम बच्चों को कहते हैं कि ये उनको शुरू से ध्यान दिलाया जाए, आदत डाला जाए कि खुद ही जस्टिस ना करने लगे। जब बच्चा खुद ही जस्टिस करने लगता है, बड़े लोग अगर किसी ने कुछ किया तो उसमें सिस्टम के प्रति, कानून के प्रति उसमें आस्था कम हो जाती है। एक आदत है जिसको शुरू से डेवलप करना चाहिए। तो साधना से पहले भी बहुत लोग जो ध्यान, इतना मन उनका विचलित होता है, बेचैन होते हैं, भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं कह रही हूँ कि ध्यान से पहले का कोई स्टेज होगा। एक तो सबसे बड़ी चीज ये, जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा किसी चीज में, उसकी तरफ हम आकृष्ट नहीं होंगे। तो उसका तरीका क्या है? एक तो क्या होता है कि जब हम परेशान होते हैं तभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जी। चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे आध्यात्मिक, जब जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमें लगता है कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, अपना सुधार करना है अपनी दिनचर्या में, स्वास्थ्य में, जीवनचर्या में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज सबसे बड़ी समस्या तनाव है। तो यदि थोड़ा सा भी हमें लगता है कि तनाव है, तो आप एक काम करिए, आराम से, आपको तनाव लग रहा है, उसी समय आप जो है ना अपने आंखें बंद कर लीजिए और गहरी सांस ले लीजिए। यदि आपने 3 गहरी सांस ले ली ना, तो आपका आधा तनाव समाप्त हो जाएगा। ये विद इन मिनट्स हो जाएगा, 2-3 मिनट के अंदर। और यदि आप 5 मिनट ध्यान करते हैं तो उसका तो परिणाम अच्छा होगा ही। तो ये ध्यान से रिलेटेड टेक्निक है। तो इसमें सबसे जरूरी चीज है ध्यान। तो हम पहले तो हम इसकी तरफ कोशिश करें, हम छोटी छोटी चीजें करें। जब भी हमें टेंशन हो तो हम गहरे सांस लें, आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, मन में कोमल भाव लेके आए, जो उत्तेजना का भाव उसको दूर करें। अब हम क्या होता है, हम चाहते हैं कि आंख बंद कर लें और उत्तेजना का भाव भी रखें, उससे फायदा हो गया, तो ऐसा नहीं। भाव तो बदलने पड़ेंगे, और भाव गुस्से में कभी नहीं बदले जाते। जो भाव बदले जाते हैं ना, वो शांत स्थिर अवस्था में बदले जाते हैं। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक मोमबत्ती बन गई खराब, अब वो ना खड़ी हो सकती है, उसकी जो पत्ती वो भी टेढ़ी लग गई। तो उसका तरीका ये है कि उसको मेल्ट किया जाए, दोबारा सांचे में डाला जाए। तो हमारी जो विचार प्रक्रिया दूषित हो गई है ना, उसको मेल्ट करने की जरूरत है। और ध्यान वो अवस्था है जब वो विचार प्रक्रिया मेल्ट हो जाती है, और उस समय हम उसमें सुधार कर सकते हैं।
आप अपने जो विचार में, जो कि खासकर मैं कहूँगी मोटिवेशनल या शरीर और मन को दोनों को ही विकसित करने की, उन्नति की तरफ ले जाने के लिए लगातार आप लिखते रहें, जैसे स्पीकिंग ट्री और भी बहुत जगह आप लिख रहे हैं कंटिन्यू। 40-50 साल हो गए आपको लिखते हुए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं। तो कुछ अपने मोटिवेशनल जो राइटिंग है आपकी अदर में साहित्य पर भी आऊंगी, लेकिन कहाँ कहाँ आप लिख रहे हैं कुछ उसके बारे में बताएं। ये चीजें सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। मोटिवेशनल भी यही, देखिए मोटिवेशनल में क्या होता है, हम अपने आप को कहते हैं लक्ष्य, जब हम कहते हैं लक्ष्य पूर्ति की बात करते हैं तो वो भी मन द्वारा उपचारित है किस्म से। जब हम मन में सोचते हैं मुझे ये करना है, मैं ये कर रहा हूँ, तो तभी ये बात बनती है। जब हम देखिए प्रयास तो करना पड़ता है, यदि कोई ये कहे कि बिना प्रयास के हमें सफलता मिलेगी, वो संभव ही नहीं है। तो प्रयास के लिए जो भूमिका बनाता है वो मन है। कोई भी काम है, किसी भी विषय में सफलता है, सफलता के लिए काम करना पड़ता है, पुरुषार्थ जरूरी है। लेकिन पुरुषार्थ के लिए जो मन बनता है वो यही उपचार करते हैं। व्यवसाय से शिक्षक रहे, अभी आप सेवानिवृत्त हैं, लेकिन हिंदी के अतिरिक्त आप रूसी, पंजाबी, उर्दू, अरेबिक बहुत सारी भाषाओं की जानकार हैं। और मैं कहूँगी केवल बोलना लिखना ही नहीं, आपको इनके व्याकरण के भी काफी डेप्थ नॉलेज है, जिसमें से मैंने सुना है कि 400 शब्दकोश हैं आपके पास। वो तो खैर वो शौक होता है खरीदने खरीदने का जरूर, लेकिन आप इसको पढ़ते भी हैं, शौक नहीं है, पढ़ते भी हैं, लोगों को बताते भी हैं, क्योंकि आप भाषा के मानकीकरण के पक्षधर है ऐसे में जहाँ पर आजकल जो है भाषाओं में अराजकता में मानकीकरण कुछ नहीं रहा, खासकर बोलचाल में और इंटरनेट के जमाने में सेल्फ पब्लिकेशन है, मैसेज रोमन में हिंदी लिखे जा रहे हैं, उस टाइप में आप मानकीकरण के लिए बहुत काम कर रहे हैं। थोड़ा इन कामों के बारे में भी बताएं। देखिए जहाँ तक भाषा के मानकीकरण की बात है, तो उसके लिए तो मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, तो मैं यही कर सकता हूँ, आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो इस तरह के आर्टिकल लिखता हूँ मैं कि भाई लोग अपनी भाषा को सुधारें। दूसरा ये होता है कि भाषा के कई स्तर होते हैं। एक तो होता है अशुद्ध भाषा, उसको हम शुद्ध नहीं कह सकते। दूसरा ये होता है कि भाषा कोई प्योर या विशुद्ध कोई नहीं होती है। भाषा वो होती है जो हम बोलते हैं, और भाषा, उस भाषा में यदि हम व्याकरण की गलतियां देखिए, एक तो होता है गलतियां हम बोलचाल में जब धारा प्रवाह बोलते हैं कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन जब लिखने के स्तर पर, लेखन के स्तर पर हम वर्तनी भी अशुद्ध लिखें और शब्दों के रूप भी गलत लिखें और व्याकरण की गलतियां भी करें, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बहुत ज्यादा हो गया। जी जी, तो इस तरह की गलतियां बहुत हैं आजकल। एक समय था, देखिए हम जब समाचार पत्र पढ़ते थे तो इस एक उद्देश्य होता था, समाचारों के साथ साथ हमारी भाषा का सुधार भी होता। आज समाचार पत्र हमारी भाषा को विकृत कर रहे हैं, इतनी गलतियां होती समाचार पत्रों में। और सोशल मीडिया पे जो लिखा जा रहा है, उसमें तो बहुत ही अशुद्धियां होती हैं। अभी रोमन की भी आपने बात की, अब आप हिंदी के शब्दों का उसमें लिख रहे हैं आप रोमन लिपि में, तो उसमें आप ठीक तो लिख ही सकते हैं कम से कम। अब बाजार शब्द को आप BAJAR लिखें, BAZAR तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि बाजार तो है नहीं, बाजार है। आप हिंदी में चाहे उसमें नुक्ता लगाएं ना लगाएं, लेकिन कम से कम उसमें तो आप BAZAR ही लिखें। अब जरूर बोले कोई आदमी, हिंदी वाला ठीक है, उसको उर्दू नहीं आती है, अरबी फारसी नहीं आती है, वो जरूर नहीं बोल सकता। लेकिन यदि रोमन में लिख के JARUR तो वो बड़ा हल्का है, वहां पर तो ZARUR ही लिखना है। सही कहा आपने याद। ये कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। बच्चों को ये एक बार बता दी जाए ना बच्चों को, वो हमेशा ठीक करेंगे। मेरे तो आसपास जितने बच्चे होते हैं, मैं सबको ये स्पेशली समझाता हूँ कि इस तरह से उनको एक बार ट्रांसक्रिप्शन बता देता हूँ कि ये A की ये है, B की ये है, C की ये है, इस तरह लिखना। आ की मात्रा के लिए ये, ऊ की मात्रा, हो जाता है ठीक ठाक। अगर देवनागरी में सही लिख सके तभी तो उसमें भी लिखेंगे। और देवनागरी में तो लापरवाही तो है। अब देखिए मैं अपना अनुभव बताता हूँ, कुछ भी लिख देते हैं चल जाता है वाली बात हो गई जी। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ, कई बार सोशल मीडिया पे कुछ मैं भी पढ़ लेता हूँ, कम पढ़ता हूँ, तो कई बार पढ़ते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक है, मुझे कंफ्यूज होता है कि मैं गलत हूँ या ये गलत है। और जब मैं सही लिखता हूँ तो वो स्पेलिंग मेरे दिमाग में घूमती है,
कि वो तो ठीक नहीं थी, हाँ। जो मुझे याद है वो तो गलत नहीं है। तो हमें कंफ्यूज भी कर रही है ये जो सोशल मीडिया की भाषा है। कुछ चीजें तो इतना कॉमन हो गया है कि बार बार दिमाग में वही आता है। दूसरा ये है कि व्याकरण की अशुद्धियां तो बेहद हैं। आप एक वचन का बहुवचन ठीक नहीं बना रहे हैं। सर, आपने साहित्य के अदर विधाओं पर भी बहुत कुछ लिखा है और इसमें से ऐसी एक किताब है मेरे पास, आपकी कविता संग्रह मेटामॉर्फोसिस। जी। और जैसा कि आपके पास शब्दकोश बहुत है, शब्द संग्रह बहुत है, आप में शब्दों की जो विविधता होती है, उर्दू, फारसी, पंजाबी सभी शब्दों का प्रयोग, कुछ तो मैंने उर्दू इसमें से भी सीखा है, आप इतना अच्छा यूज करते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी साहित्य यात्रा कैसे शुरू हुई और अभी और क्या क्या प्रोजेक्ट हैं। साहित्य यात्रा तो हमारी शुरू से बचपन से शुरू हो जाती है। जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ना भी साहित्य यात्रा है। जब हम पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य यात्रा, लिखना ही साहित्य यात्रा नहीं होता। हाँ, ये तो पढ़ना भी साहित्य यात्रा है। पढ़ने के बाद ही तो लिखना होता है। हमें तो बचपन में अच्छा लगता था कविताएं वगैरह पढ़ना, कहानियां पढ़ना। कविताएं तो विशेष रूप से मुझे अच्छी लगती थी, स्कूल लेवल पे भी, उसके बाद कॉलेज में भी। मेरे तो आसपास जो बच्चे रहे वो कविताएं वगैरह खूब अच्छी तरह से पढ़ते रहे हैं। अब तो कोई इस वक्त है नहीं कोई ऐसा बच्चा जिसको मैं पढ़ाऊं। ये तो मेरे साथ जो बच्चे रहे हैं लगातार, तो एक एक बच्चे को सैकड़ों कविताएं याद, सैकड़ों कविताएं हिंदी की उर्दू साथ साथ चलता है मेरे पास। कोई भेद नहीं है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और कुछ मतलब रशियन भी है। रशियन के 2-4 सॉन्ग तो मैं हर बच्चे को याद करा देता हूँ। अगर रशियन लिखना मुझे नहीं आती, इसमें से मैं चाहूंगी अगर आप कोई अपनी फेवरेट कविता सुना सके। ये कविता मैं पेश कर रहा हूँ, नन्हा पौधा और मैं। जी। बागवानी का मुझे शौक है, शुरू से ही रहा है, पेड़ पौधे उगाता रहा हूँ। आसपास में भी आपके काफी पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों के पास और सिर्फ उगाते नहीं, यहाँ पर ये भी देखा कि कौन सा पेड़ पौधा, उसके बाद पूरी जानकारी भी रखते हैं। जानकारी थोड़ी बहुत हो जाती है तो अच्छा रहता है, अच्छा इस लगता है। भाषा में इसको क्या कहते हैं, क्या क्वालिटीज हैं। दूसरा ये होता है कि बच्चों को बताने में, समझाने में आसानी होती है, सही नाम बता दिया जाए तो। जी। चलिए, नन्हा पौधा और मैं। जेठ की भरी दोपहरी, चिलचिलाती धूप, आंगन में एक गमला, गमले में शेर भर मिट्टी में लू के थपेड़ों से निढाल दोहरा हुआ नन्हा पोलियस, मिलते ही 2 अंजुली पानी खड़ा हो जाता है तनकर सीधा, स्वागत में हिलती हैं नन्ही नन्ही पत्तियां, मृदु मुस्कान बिखेरती सी बिठा लेती है मुझे अपने पास जेठ की इस दोपहरी में। बहुत अच्छा। एक और है, मुलाकात एक पौधे से। कई बार लगता है पौधे चाहते हैं हम उनके पास बैठे, जिस तरह हम चाहते हैं पौधों के पास जाएं, बैठे, उनके पत्तों को देखें, फूलों को देखें, तो पौधे भी चाहते हैं। मुलाकात एक पौधे से, महीनों से गुमसुम उपेक्षित सा खड़ा एक पुराना गुलाब का पौधा, शायद परसों से नहीं खिले फूल, मैं अनमना सा भिगोकर इसकी जड़ों को और उलझी पुलझी टहनियों को चाहता हूं लौटना, तो उलझा लेते हैं मेरे कुर्ते का एक छोर, पत्तियों की ओट में दुबके कांटे, पलटता हूं मैं तो रह जाता हूं उलझ कर इसकी नरम नरम तांबई रंग की पत्तियों में, जो कल परसों तक हरी हो जाएंगी, और तभी सहसा दिख पड़ती है मुझे एक नन्ही कली इन्हीं पत्तियों के बीच, दुबकी दुल्हन सिमटी सकुचाई सी, फूल बनने के बोझ से रजाई सी। मैंने इसको काफी इसकी कविताएं पढ़ी हैं, पूरी तो नहीं पढ़ पाई हूँ। एक तो आशावादिता भी है, सिंबल का आपने बहुत अच्छा यूज किया, जो प्रकृति के सिंबल होते हैं, मानवीय भावनाओं के साथ उनको काफी अच्छे से जोड़ा है। इसकी जो प्रतिनिधि करता है मेटामॉर्फोसिस जी, वो भी इसी टाइप का सिंबल है, क्योंकि ये एक प्रकृति में होने वाली घटना है जिसका आपने मानवीय संवेदना के साथ तरीका किया। आप तो एक कवि भी हैं, लेखक भी हैं, स्वास्थ्य के लिए और इतना कुछ आपने जो भी लिखा अनुभव करते हैं, किया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है,
और उसके बाद अपनी मन की मन द्वारा उपचार किताब लिखा है। शिक्षक भी हैं, बच्चों को पढ़ाना आपको अच्छा लगता है? अभी भी कोई बच्चा आ जाए तो पढ़ाते हैं? रूटीन में बड़ा भी आ जाए तो क्या बड़े को पढ़ाते हैं। इतना सारा काम कैसे आप बैलेंस करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो दूसरी चीजों का मुझे कम शौक है। कई बार क्या होता है, अब लोग दूसरी चीज बची कैसे? नहीं, कई बार क्या होता है कि लोगों को शौक होता है, ठीक है, फिल्म देखने जा रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे तक के, तो मुझे इस तरह का कम शौक रहा है कि बाहर जाना है। लेकिन गीत संगीत का भी तो शौक है आपको। हाँ, सुनते हैं, घर पे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, देखने भी जाता हूँ। मुझे गजल के प्रोग्राम बड़े अच्छे लगते रहे हैं हमेशा। अभी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है तो मैं पहुंच जाता हूँ। थिएटर का भी शौक है, थिएटर जाता हूँ नियमित रूप से। मैं कह रही हूँ ना कि आप रचना भी कर रहे हैं, अपने जो आपकी शौक है रचनात्मक शौक, उसके लिए भी समय निकाल रहे हैं। तो अगर आपके लिए, आपने बताया कि इतना चीज आप कर रहे हैं और अपने शौक के लिए समय भी निकाल रहे हैं, और आपने शिक्षक, ऐसे शिक्षक बच्चों के साथ काफी समय बिताया है, बड़े बच्चे छोटे बच्चे सबके साथ। तो मैं आजकल बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है कि उनके पास समय नहीं है, या वो लिखने पढ़ने का शौक है, टाइम नहीं दे पाते, या लिखने से, पढ़ने से ज्यादा लिखने का शौक रखते हैं। इस जनरेशन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे जो है ना इस वक्त, एक तो मैं एक बात तो कहूंगा कि बिल्कुल खुले दिल से कि आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, हमसे कई गुना ज्यादा जानकारी रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। लेकिन इसके साथ एक चीज बहुत प्रॉब्लम हो गई है कि वो जो है ना जीवन से थोड़ा सा हट रहे हैं धीरे धीरे। एक जीवन से हटने का मतलब ये कि रचनात्मकता से हट रहे हैं वो। उनके लिए पढ़ाई लिखाई एक कृत्रिम काम हो गया है। स्कूल में जाना, काम करना, ऑनलाइन पढ़ाई करना, होमवर्क करना, बस ये है कि उसके बाद जब भी फोन मिल गया तो फोन पे लग गए। तो आजकल क्या होता है कि ये जो मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और दूसरा ये इंटरनेट ने बच्चों का भविष्य जो है ना वो थोड़ा सा धूमिल कर रखा है। तो बच्चे, क्योंकि बच्चे नेचर से कट गए हैं, बच्चे घूमने जाते नहीं, बच्चे पार्क्स में जाते नहीं, बच्चे मॉन्यूमेंट्स देखने जाते नहीं। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ा रिक्रिएशन हो गया है फोन, मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। जाते भी हैं लेकिन फोटो क्लिक, आपने मुझे बताया था कि आप अपने पात्र को लेके जब जाते थे पार्क में, जी जी, और मैंने देखा कि जो भी ये पौधे हैं उसके फोटो, नाम वगैरह आपने कलेक्शन सा बना रखा है। जी। तो बच्चे को उसके बारे में बताते थे, ये पौधा क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है, साइंटिफिक नेम क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। थोड़ा बेसिक उसको, तो उसको फोटो क्लिक करने से ज्यादा याद करने में था, नए नए पौधों को जानने में उसकी इंटरेस्ट होता है। कि बच्चों की गलती नहीं, शायद हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो बड़े की गलती मैं कहूंगी, उसको केवल हमने मेमोराइज करने पर रख दिया है कि आप याद रखो, फोटो मेमोरी के लिए क्लिक कर लो। तो शायद बच्चों इसलिए हम ये सही कर रहे हैं कि वो करते गए, उसका बस एग्जाम पास करने तक है, सुंदर लग रहा है, पौधे देख लिए, बस यहीं तक रह गया है, जीवन से उसका संबंध कम हो गया है। ये बच्चों के लिए कुछ हम जैसे बड़ों के लिए, बच्चों के लिए जरूरी है कि उनको रचनात्मकता की तरफ लाया जाए, उनसे हाथ का काम करवाया जाए, वो हर तरह का काम करें, चाहे वो घर की सफाई है, चाहे कपड़े धोना है, चाहे स्वयं नहाना धोना है, प्रेस करना है कपड़ों पे। मुझे याद है कि मैं 8-9 साल का था, प्रेस करनी शुरू कर दी, पिताजी के कपड़ों पे करते थे, अपने कपड़ों पे करते थे। ये मैं आ रही थी कि जो आप कहते हैं मन द्वारा उपचार, तो ये केवल एक मानसिक अवस्था नहीं होती है, हम शारीरिक कर्मों द्वारा उस मानसिक अवस्था की तरफ ज्यादा पास जा पाते हैं। तभी मैं कह रही थी कि बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी जरूरी है एक फिजिकल एक्टिविटी में लगे रहना, अपने आप को व्यस्त रहना, और केवल बिजी दिखाने के लिए नहीं, कुछ क्रियात्मक रूप से, कुछ रचनात्मक रूप से व्यस्त रहना। बच्चों को आजकल ये नहीं पता कि भाई पौधा उगता कैसे, बच्चों को ये नहीं पता पर उगता कैसे, उसमें पानी कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। यदि देखिए छोटा सा पौधा है, यदि उसमें 5-6 किलो पानी डाल देंगे, 5-6 लीटर, तो उस पौधे की क्या हालत होगी। हो सकता है उसमें 200-250 ml पानी काफी हो, 500 ml काफी हो। तो
बच्चे इससे सब ये क्या होता है कि व्यवहार कुशलता भी सीखते हैं। बच्चे बागबानी करते हैं तो इतनी चीजें सीखते हैं। बागबानी से तो मैंने इतनी चीजें सीखी हैं, कई चीजें तो मुझे, मैंने साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं साइंस पढ़ता रहा हूँ इंटरेस्ट के कारण। अपने इंटरेस्ट के कारण, हर चीज पढ़ता रहा हूँ। तो मैंने बागबानी करते हुए देखा कि एक तो बीजों के बारे में जानकारी होना, बच्चों को आजकल पता ही नहीं होता बीज, ये किस चीज का बीज है, ये किस चीज का बीज। तो किचन में बच्चों को ये नहीं पता होता ये मसाला धनिया जीरा में फर्क नहीं पता मुझे। तो ये चीजें हैं। कारण क्या है कि वो कभी ना हाथ में लेके देखते हैं, ना कभी वो मिट्टी को हाथ लगाते हैं। और लोगों को शहरों में बागबानी का शौक है, लेकिन वो बागबानी करते नहीं है, माली से पौधे लगवा देते हैं, वो कभी मिट्टी पे हाथ नहीं लगाते। और मैं 2-4 पौधों को छोड़कर एक भी पौधा मार्केट से नहीं लाता या खरीदता, मैं खुद प्रोपेगेट करता हूँ सारे, या बीज से। एक तो ज्यादातर पौधे अपने आप उससे कलम से लग जाते हैं, ज्यादातर पौधे, गुलाब है, बोगेनविलिया है, इवन आप ये सदाबहार है, इसकी भी टहनी लगा देंगे तो लग जाए। फेवरेबल यदि कंडीशंस होंगी तो सही मौसम होगा तो पीपल है, बट किसी वृक्ष की आप टहनी लगा दीजिए। चांदनी है, इसकी आप टहनी लगा दीजिए, उसको सही काट के और लगा दीजिए, कुछ भी नहीं करना। सोशल मीडिया पे देखते हैं उस पर रूटिंग हार्मोन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पानी में रखो, किसी की जरूरत नहीं है। आप टहनी को सही काटिए और उसके बाद जमीन में लगा दीजिए। संभावना ये है कि उसमें से 50-60% पौधे पनप जाएंगे। तो बात सही है कि बागवानी, अगर किसी को बागवानी का शौक है, भले बच्चा हो या बुजुर्ग हो, उसमें एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, एक्टिवनेस बना रहता है। बिल्कुल बना रहता है। और अगर हम अपने लगाए पौधे में फूल देखते हैं, भले खाए या नहीं खाए, फूल मुरझा जाए, कुछ फल देखते हैं तो अजीब सी खुशी होती है। बिल्कुल खुशी होती है, और ये बिल्कुल अंदर वाली खुशी होती है, आत्मिक आनंद मिलता है। ये रचनात्मकता का है जी। तो रचनात्मकता से हम दूर हो जाएंगे। देखिए हम जब साफ करके घर में बैठते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है जी। तब महिलाएं क्या होगा, पोछा लगाते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पैर मत रख, झगड़ा भी हो जाता है। जी जी। और चुटकुले भी बहुत सारे हैं। उसका कारण ये है कि उसको सफाई चाहिए, बिल्कुल क्लीन चाहिए घर। और उसके बाद क्लीन हो जाए, सूख जाए तो आप आइए उसको एंजॉय कीजिए। अपना किया हुआ रहता है, साफ तो गंदा होता है ज्यादा। तो ये रचनात्मकता बहुत जरूरी है हम सबके। जिस तरह लेखक के लिए लिखने के अभाव में वो बड़ा बेचैन रहता है, नहीं लिख पाता, तो उसी तरह से सामान्य व्यक्ति भी यदि वो काम नहीं करेगा ना तो बेचैन रहेगा। बच्चा भी कर उसमें फोन पे लगा रहेगा। अब बच्चे को, मेरे पास कोई बच्चा होता है तो कोई भी, मैं उनसे जब पानी देता हूँ पौधों को तो उनको साथ लेता हूँ, चलो पानी डालो, उनको समझाता हूँ, फिर इसमें कम डालना, इसमें ज्यादा डालना, छोटा है तो कम डालिए, ज्यादा है। दूसरा, पानी बिखरना नहीं चाहिए। पानी बिखरेगा, यदि पानी ज्यादा डाल दिया, चाहे वो नीचे से जाए चाहे वो ऊपर से जाए, तो उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो बह जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं पौधे लगाते समय। पौधों पे बीज आ गए हैं, बीज कलेक्ट करना। तो मतलब सीजन पे या उससे उन पौधे का कुछ फायदा होता है जी, बीज कलेक्ट करने से पौधे को फायदे के लिए या नहीं, देखिए अगले साल कैसे उगाएंगे, अच्छा, उसके लिए तो बच्चे को ये सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, बीज उसके ऊपर वो देखता है, उसका वो आया है, उसका वो बॉल आया है या फली आई है, जो भी आया है, उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पक रहा है, फिर उसमें से पके हुए बीजों को निकालना है, फिर उनको सुखा के पैक करके रख दो, उस पर नाम लिख के रख दो। तो इस तरह बच्चा बहुत सीखता है। और एक सिस्टमैटिक तरीके से काम भी हो रहा है, मतलब इसके धीरे धीरे व्यवहार में आ जाता है। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने बात शुरू किया था मन द्वारा उपचार, और अंत भी जो कर रहे हैं, मुझे लगता है उपचार का एक बहुत अच्छा ये टेक्निक है, जब किसी भी तरह से रचनात्मकता से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना। जी, आपका बहुत आभार।